बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट में जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। निफ्टी ने खुलते ही 24,500 के सपोर्ट को पूरी तरीके से तोड़ दिया और निफ्टी करीब 24,350 के लेवल के आसपास पहुंच गया और वहां से करीब 200 पॉइंट की छलांग निफ्टी ने नॉन स्टॉप लगाई। तो एक तो हम इस मूव के बारे में बात करेंगे कि इस मूव को पर हम कितना भरोसा करें और क्या ये अप मूव कंटिन्यू होगा आने वाले दिनों में। साथ ही हम दो बड़े मार्केट के ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो आइए पहले उन दो ट्रिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेश एडिशनल टैरिफ्स के बारे में अनाउंसमेंट किया और हमारे ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा लिया। तो एडिशनल टैरिफ्स 25% इम्पोज, नाउ 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगेगा। रीजन, इंडियाज परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। ये अलग बात है कि चाइना भी खरीद रहा है और यूएसए भी रशिया से कुछ ना कुछ खरीद रहा है, लेकिन चाइना पर टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि चाइना उनकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया। US says India is undermining our foreign policy interests। तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भयंकर खुंदक में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। India's response called the move unfair, unjustified and unreasonable। मुझे लगता है हमारा रिस्पॉन्स और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और जैसा ब्राज़ील, चाइना ने रिएक्ट किया, हमें उसी मोड में शायद रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि जब आप सॉफ्टली रिएक्ट करते हैं तो अगले की हिम्मत भी बढ़ जाती है। प्लेज्ड, इंडिया प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है हम सब जानते हैं। सेक्टर्स अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ हाइक। तो ये जो टैरिफ हाइक होगा इसका अगर हम सेक्टर्स पर इंपैक्ट करें तो क्या होगा। तो बेवरेजेस एंड स्पाइसेस, इसमें अगर देखिए तो कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस में 51% का टैरिफ लगेगा। सी फूड जैसे जो फिश प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 50.70% का होगा। केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में 52.70। अपैरल, रॉ जो फैब्रिक होता है उस पे 58% का, और जो फिनिश्ड जो कपड़े वगैरह होते हैं बने बनाए उस पर 61% का पड़ेगा। लेदर गुड्स पर भी 54% का पड़ेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इसका। एमएसएमईज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो बेचारे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनके मार्जिन्स बहुत कम हो जाएंगे। और जो हमारा रिस्पॉन्स है, नो रिटेलिएशन, मेंटेन ट्रेड डिप्लोमेसी। अब आइए इन टैरिफ्स के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे टैरिफ का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडियन सी फूड इंडस्ट्री का अगर हम केस स्टडी लें तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 24,000 करोड़ लॉस इनकमिंग ड्यू टू यूएस डबलिंग सी फूड टैरिफ टू 50%। अब देखिए इम्पैक्ट देखिए, और यूएस जो है 40% ऑफ इंडियाज मार्केट है। मेजर एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, श्रिम्प्स। टोटल इंडस्ट्री साइज है 60,000 करोड़। ओके, अब यहां पर क्या होगा, टैरिफ्स का इंपैक्ट आप देखिए कि यूकडोर ये भी सप्लाई करता है यूएसए को, वो 10% का टैरिफ देगा। इंडोनेशिया भी करता है, वो 19% का देगा। वियतनाम भी करता है, वो 20% देगा। और इंडिया कितना देगा, 50%। तो कौन खरीदेगा इंडिया का माल। तो इन्हें अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा जो कि सीधा सीधा इनके प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा और हो सकता है उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल ना रहे, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाए। अब रिस्क देखिए, 15% ऑफ एनुअल सेल्स जो है वो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो बड़े बड़े खराब हो जाएगा पूरे तरीके से। ओके, 20 मिलियन जॉब्स एट रिस्क। तो ये जो सेक्टर है ये इनफॉर्मल सेक्टर है। यहाँ पे कोई वाइट कॉलर जॉब्स बहुत कम होती हैं, मजदूर लोग होते हैं, फैक्ट्री में काम होता है, तो उनकी जॉब्स में रिस्क आ जाएगा क्योंकि जब कंपनी बिजनेस नहीं करेगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों रखेगी। वहाँ पर भी छटनी होगी। एक तरफ आईटी सेक्टर में छटनी होनी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ इस तरीके की जो स्मॉल कंपनीज हैं उस पर भी छटनी होनी शुरू हो जाएगी। और अब देखिए
तो फार्मर्स अब जो हैं आप जानते हैं श्रिम्प वगैरह की खेती होती है, उसे वो सीड करके फिर वो ग्रो कराते हैं, तो वो करना भी बंद कर देंगे। तो कहने को हम कह सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश की गरीब जनता पिसेगी और जॉब्स का नुकसान होगा, इनडायरेक्टली इकोनॉमी का नुकसान होगा। हाँ, ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठों की कंपनीज हैं उस पर शायद कोई इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आइए एक और ट्रिगर की बात कर लेते हैं। ये खबर अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है और आप सबने ये खबर पढ़ी होगी कि गौतम अदानी जी ने अपने पद से अदानी पोर्ट के जो वो चेयरमैन की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये खबर बहुत हल्के हल्के मार्केट में आई, इसको ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिला, इनफैक्ट कई मीडिया हाउसेस में ये कवर भी नहीं हुआ, लेकिन ये कोई छोटी खबर मुझे नहीं लगता, और देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट आगे मार्केट में हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये कहानी अभी आगे अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, गौतम अदानी एब्रप्टली रिजाइंड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अचानक से रिजाइन कर दिया। हालांकि कुछ कुछ रीजंस बताए गए और इसे बहुत ज़्यादा वाइडली कवर नहीं किया, उसे एज ए नॉन इवेंट कवर किया गया। अब देखिए, अदानी जी कुछ भी करते हैं वो बड़ी खबर बनती है, ओके, और ये चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन इस केस में चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है 28% ऑफ इंडियाज टोटल पोर्ट वॉल्यूम कवर करती है, और अदानी पोर्ट अदानी ग्रुप की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है, ओके। तो हम देखते हैं जैसे अभी रिसेंटली नेस्ले में बदलाव हुआ, HUL में बदलाव हुआ, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक है इन्वेस्टर को ये मन में प्रश्न उठेगा कि इस केस में इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। अब एक और चीज़ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर पिछले कई दिनों से कुछ खबरें आ रही थी, कुछ कंट्रोवर्शियल थी, कुछ थोड़ा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कॉशियस रहने वाली खबर थी। तो उसमें कुछ जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यूएस उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यूएस प्रोब इनटू ईरानियन एलपीजी इंपोर्ट्स वाया मुंद्रा पोर्ट। केस हो सकता है सैंक्शंस वायलेशन का, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। साथ ही ब्राइबरी का एक केस है, ब्राइबरी एंड फ्रॉड का केस है, जो कि हिंडनबर्ग ने जिसके बारे में कहा था, वो भी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी यानी कि वहाँ जैसे हमारे सेबी होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कॉरपोरेशन है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड एलिगेशंस ऑफ मिसलीडिंग यूएस इन्वेस्टर्स, ब्राइबिंग इंडियन ऑफिशियल्स टू विन $1 बिलियन एनर्जी डील्स। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत है, लेकिन ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया यूएसए में कि उन्होंने वहाँ के इन्वेस्टर से पैसा उठाया कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये रेजिग्नेशन शायद उन्होंने अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, कि भाई जो एक्शन हो हमारे ऊपर हो, हमारे ग्रुप के ऊपर कोई एक्शन ना हो। मुझे नहीं पता, कई एनालिस्ट लोग ऐसा कह रहे हैं, न्यूज़ में मुझे ऐसा सुनने को मिला। अब इसमें कई और उनके प्रोजेक्ट्स में भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज है, उसमें बात करके फायदा नहीं है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल,
एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब यहाँ पे जो अदानी ग्रुप का रिस्पॉन्स है वो क्या है कि ग्रुप क्लेम्स द मूव स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस वाया इंडिपेंडेंट बोर्ड एंड प्रोफेशनल्स। तो अदानी ग्रुप का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है कि वो ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनको और स्ट्रेंथन करे और कंपनी और ज़्यादा प्रोफेशनल बने। तो ये खबर मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अदानी ग्रुप हमारे इकॉनमी और हमारे मार्केट का एक अहम पार्ट है, और वहाँ जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी होता है। फिलहाल अगर हम देखें इनके स्टॉक प्राइजेस में क्या इम्पैक्ट है, तो आप देखिए अदानी एंटरप्राइज जो इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है वहाँ पर आप देखिए अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 5 दिनों में 7% डाउन है। अदानी पोर्ट्स जिनके इन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन किया वहाँ पर भी ड्रॉप देखने को मिला और डे एंड में हमें रिकवरी देखने को मिली। अदानी ग्रीन्स ये भी करीब 6% डाउन है। अदानी टोटल गैस ये भी करीब डाउन है। तो आगे देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा। ये अलग बात है कि आज सेकंड हाफ में मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो मार्केट के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आइए अब एक एक करके डेटा पॉइंट्स को समझते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले FII की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इक्विटी मार्केट में आप जानते हैं FIIs किस तरीके से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अगस्त के महीने में अभी 6-7 दिन ही हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी 16,000 करोड़ की सेलिंग कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्त सेलिंग के मूड में है। तो अगर हम आज का FII DII का डेटा देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है, तो 7 अगस्त को अगर आप देखिए तो आज DII ने 10,700 करोड़ की बाइंग की और FII ने 5,000 करोड़ की सेलिंग की। तो मार्केट में जो रिकवरी हमें देखने को मिली वो एक बड़ी वजह हो सकती है। तो अगर हम FIIs की इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ह्यूज शॉर्ट्स बना रखे हैं। करीब 1.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के शॉर्ट्स उन्होंने बना रखे हैं। और पिछले ये जो एक्सपायरी में आपने देखा एक हमें कट होते हुए दिखे तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने शॉर्ट्स को कट कर देंगे, लेकिन जैसे ही नई सीरीज शुरू हुई वापस से उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया। ये डेटा कल तक का है, आज का डेटा अभी नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए उनके शॉर्ट्स मेंटेन है। तो एक तरफ इक्विटी मार्केट में हर दिन उनकी सेल की फिगर आ रही है बड़ी बड़ी, दूसरी तरफ डेरिवेटिव मार्केट्स में भी उन्होंने सेल की पोजीशंस बना रखी है, यानी कि उनका मीडियम टर्म का आउटलुक भी बेरिश है। अब आइए जरा आज की थोड़ी डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज 7 अगस्त है और निफ्टी 24,350 से रिकवर होते हुए 24,600 के आसपास क्लोज हुआ और हमने करीब फ्लैट क्लोजिंग देखी। तो ये फ्लैट तो दिख रहा है, लेकिन दरअसल यहाँ पे हमें 200-250 पॉइंट की रैली हमें मार्केट में देखने को मिली। सेकंड हाफ में कॉल आईवीज में राइज देखने को मिला है। तो ये तब होता है जब बाइंग का प्रेशर होता है, लोगों ने कॉल खरीदी है, मोस्ट लाइकली रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदी है। और दूसरी तरफ पुट आईवीज में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, यानी कि हेजेस को कट किया गया है। लोगों ने, पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने हेजेस को कट किया है। पुट कॉल रेशियो में अच्छा खासा राइज देखने को मिला। स्वाभाविक था, इतनी तेजी आएगी तो वहां पर पोजीशंस बनेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर भी आप देखिए
हमें ड्रॉप देखने को मिला, 1 से ड्रॉप देखने को मिला। यहां पर भी आप देखिए, यहां से हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो क्या यहां से भी ड्रॉप देखने को मिलेगा? हम पिछले कई हफ्तों से, 2 हफ्तों से कम देख रहे हैं कि मार्केट में रैली सस्टेन नहीं कर रही है। जब गिरते मार्केट में मार्केट रुकता है, 1-2 दिन लगता है कि अब संभल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग होती हुई दिखती है। तो कहीं पर भी आप देखें, पुट कॉल रेशियो जब भी बढ़ रहा है सस्टेन नहीं हो पा रहा। जैसा कि हमने यहां पर और यहां पर देखा, तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि ये सस्टेन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं जितना डेटा देख रहा हूं, मोस्ट लाइकली ये भी सस्टेन नहीं होगा। विक्स में अगर हम देखें तो विक्स ने अपना ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है और वही होता हुआ हमें दिखा। आज के दिन अगर मैं देखूं मार्केट में क्या हमें देखने को मिला, अच्छी खासी पोजीशंस ऐड हुई और नेक्स्ट मंथ में थोड़ी बहुत ऐड हुई। मार्केट यहां पर अगर आप देखिए तो प्रीमियम में, करंट मंथ के प्रीमियम में डबल हो गया, 54 से 119। इनफैक्ट अगर हम पिछले एक हफ्ते में देखें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रीमियम है। ओके, नेक्स्ट मंथ में भी हमें वही कहानी देखने को मिल रही है। तो ऐसा लगता है OI एडिशंस एंड राइज इन प्रीमियम, ये तो ऐसा लगता है कि बुलिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पहली बात कि आज का मार्केट अगर आप देखें तो शार्प नॉन स्टॉप मार्केट सेकंड हाफ में ऊपर गया, 350 से सीधा 600, बीच में कहीं नहीं रुका, थोड़ा बहुत हमें बीच में संभलता हुआ दिखा लेकिन नॉन स्टॉप गया। ओके, नाउ 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। पहली ये कि अगर आपने FII DI का डेटा देखा और मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, तो आप देखिए ये 10,000 करोड़ की DIIs ने बाइंग की और इन्होंने 5,000 करोड़ की सेलिंग की। क्या हम कह सकते हैं कि ये रैली DIIs ने करवाई? और करवाई तो क्या सिलेक्ट स्टॉक्स को खरीद के करवाई? आइए उसको भी हम जरा एग्जामिन करते हैं। अगर आप यहां पे देखिए तो टर्नओवर तो ऑब्वियसली ह्यूज होना था, क्योंकि FII ने भी 5,000 करोड़ की सेलिंग की, DIIs ने 10,000 की बाइंग की, तो टर्नओवर तो बढ़ना ही था। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ना, ये आपको कहानी बताएगा, इतनी तेजी देखने को मिली नीचे के लेवल से, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा नहीं है, ये होप नहीं दे रहा है। यहां पे आप देखिए तो डिक्लाइन ज्यादा है, यानी कि ऐसा लग रहा है DIIs ने कुछ स्टॉक्स में खरीद के मार्केट को ऊपर चढ़ाया। यही इस डेटा की एनालिसिस है। तो इसलिए आज का डेटा अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ आइसोलेशन में देखेंगे, ये डेटा तो आपको पॉजिटिव लगेगा, लेकिन दरअसल ये डेटा थोड़ा कॉशियसनेस को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए हमें बहना नहीं है। कल भी हो सकता है मार्केट्स गैप अप खुलें और शायद कुछ देर तक सस्टेन भी करें, लेकिन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। कल हमें दोबारा एक फॉलोअप बाइंग देखनी है और फिर एंड ऑफ डे में डेटा देखना है, कंफर्म करना है कि ये रैली सस्टेन होगी या नहीं होगी। अब ये चार्ट के एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो पहली चीज, अगर आप वीकली चार्ट पर जाएंगे तो पहली कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिए रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। तो 5 हफ्ते लगातार सेलिंग हुई है। ये पैटर्न बहुत खतरनाक होता है। जब धीरे 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 कंसिस्टेंटली मार्केट गिरता है, ये FII स्टाइल की सेलिंग होती है और ये अक्सर ये इंडिकेट करता है कि अभी सेलिंग खत्म नहीं हुई है। तो ये सेलिंग कम से कम FIIs की लंबी सेलिंग चलने वाली है, ये चार्ट को हमें देखकर लगता है। और जब भी इस तरीके से सेलिंग होती है तो हम जानते हैं मार्केट का एक नियम है कि कोई भी गिरावट कंटिन्यूअसली नहीं चल सकती और कहीं ना कहीं आकर मार्केट को थोड़ी देर के लिए सुस्ताना होता है, फिर नेक्स्ट राउंड की सेलिंग होती है। तो ये जो यहाँ पर संभला है, हो सकता है यहाँ पर मार्केट कुछ दिन और बिताए, 1 दिन 2 दिन और बिताए और फिर नेक्स्ट राउंड की सेलिंग हो, क्योंकि इस तरीके से नॉनस्टॉप मार्केट हमेशा नहीं गिर सकता। अब अगर हम इसे डेली चार्ट पर देखें तो यहां हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट
जो है गिर रहा है, फिर थोड़ा सा संभल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर थोड़ा संभल रहा है, फिर आज गिरा है। अब देखना है कि आगे क्या करता है। अब यहाँ पे जो एक खास बात है कि वॉल्यूम ह्यूज रहा और हमें यहाँ पर नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर ये जब भी हाई वॉल्यूम पे नीचे के लेवल पर मार्केट कैंडल ग्रीन दिखाता है, वो इंडिकेट करता है कि 1-2 दिन तक बाइंग आ सकती है। ओके, तो मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि अगले 1-2 दिन तक बाइंग नहीं आएगी, इसकी पॉसिबिलिटी है और इसको आगे हमें कैसे डील करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा हमें इंडिकेट कर रहा है, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। अब अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स को निकालने के लिए हमें आवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा और ये जो लेवल है ये अब हमारा की लेवल हो गया है, यानी कि 24,360 के आसपास ये लेवल रह गया। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो हमारा लेवल क्या था पहले 24,750 ये हमारा लेवल था और हमने आपके साथ शेयर किया था इसके नीचे हमें शॉर्ट रहना है। अब अभी भी हम उससे नीचे हैं, लेकिन अब इट इज टाइम टू कट आवर शॉर्ट्स, तो हमें अपने शॉर्ट्स को कट कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें लॉन्ग जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको डेटा दिखाया, मुझे अभी लॉन्ग जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अभी मार्केट में नो पोजीशन का टाइम है कि आप अभी पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि शॉर्ट करना इस वक्त खतरनाक है, क्योंकि कल भी गैप अप हो सकता है, मार्केट एक दिन और ग्रीन में रह सकता है और लॉन्ग जाना भी खतरनाक है क्योंकि कभी भी रिवर्सल हो सकता है। तो अब हमारा लेवल क्या है, वो है 24,360। इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करने का वेट करना है और जब ये क्रॉस होगा तभी हमें शॉर्ट करना है। जहां तक लॉन्ग की बात है, कल का दिन वेट करते हैं, कल का दिन देखते हैं फॉलो बाइंग होती है कि नहीं, डेटा पॉजिटिव आता है कि नहीं, तब हम बाइंग को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टाइम।